विकास दर तो फिर महंगाई भी यूं ही बढ़ती है। लेकिन एक तरफ महंगाई दर भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ विकास दर भी गिर रही है, तो ये विरोधाभास तो आप ही के सरकार के मंत्री के बयान में आ जाता है। चंदन जी, पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कही कि हम इकोनॉमिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज फैसला लिया और कल हम उसका परिणाम देख लेते हैं। 10 साल जब बीजेपी थी तो ग्रोथ रेट बेस्ट जो था इनका वो हमारे आज वर्स्ट से भी कम है। अगर आज हमारा ट्रेंड 6.6% है, इनके टाइम पे सिर्फ 10% था। 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ये ग्रोथ रेट मिला है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पैकेज कर दिया है। वो 10 साल की हमारी ही नीतियां थी जहां आज हमारी इकोनॉमी ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद इतनी स्ट्रांग खड़ी है। ऐसा नहीं है, ऐसा तीसरा, जो आपने प्राइस राइज की बात की कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्राइस राइज इन्फ्लेशन चैलेंज है, वो हम मानते हैं, स्पेशली फूड प्राइस इन्फ्लेशन चैलेंज है, प्राइस राइज है। उसके लिए हमने स्पेशली मिडिल क्लास के लिए ये कटौती करने के लिए एक्साइज 12 से 8% लेके आए हैं। गाड़ियों में 24% आई है एसयूवीज में। जबीर साहब, आप समझाएंगे कार और बाइक पर जो एक्साइज ड्यूटी 12 से 8% की गई है, उससे आम आदमी जो कि रोजमर्रा की चीजों में महंगाई से जूझ रहा है उसे किस तरह से फायदा होगा? एसयूवी पर 30 से घटाकर 24% की गई है एक्साइज ड्यूटी, इससे कैसे फायदा होगा, जरा समझाएं प्लीज। चंदन जी, इसके पीछे जो एक स्पेसिफिक लॉजिक है, आप पीछे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो हमारी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, उनकी कई तरह की मांगे आ रही थी कि उनको बहुत प्राइस राइज की वजह से प्रेशर पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क पड़ता है, उसका एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है, फिर फाइनल कंज्यूमर को फर्क पड़ता है। जबीर जी, बीच में आपको फिर से रोकना चाहेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले 3 साल से लगातार गिरावट पर है, 2011 के बाद से, और आप लोगों ने इंटरिम बजट में उन्हें राहत दी है। 2013 में क्यों नहीं दी गई, 2012 में क्यों नहीं दी गई, सवाल ये उठता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का चार्ट देखिए, जो हमारी प्रोडक्शन, अगर आप देखिए प्रोडक्शन कम है तो उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं जी। जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारी आउटफ्लो एक्सपोर्ट्स का है, वो आप हमारा हिस्टोरिक राइज है उस एक्सपोर्ट का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुई, हमने अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आए। जो जहां कमियां आई हैं उसकी ये नहीं इंटरिम बजट के जरिए हमने आज नई पॉलिसी ले आई है। हमने वो कदम 10 साल पहले उठाए थे, उनके नतीजे आज मिल रहे हैं। सतपाल जी, जो आंकड़े अभी जयवीर जी ने और वित्त मंत्री ने आज जो कुछ भी इंटरिम बजट में पेश किया है कि उद्योग को उबारने के लिए, मंदी से उबारने के लिए, आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कितनी अच्छी नीयत देखते हैं सरकार की, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है? फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज अनाउंसमेंट किया कि हमारी एक्सपोर्ट जो है 3.2% की ग्रोथ है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान से जो भी एक्सपोर्ट हो रही है वो रॉ मटेरियल की हो रही है। हम धीरे धीरे अपने रॉ मटेरियल के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। फिनिश प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट अगर देखी जाए डॉलर टर्म में तो घटी है, और रुपी टर्म में हो सकता बढ़ी है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है जी। मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मदद नहीं हुई, न कभी उस मामले में सोचा है, ना कभी इनका विचार रहा है। मैं आज के बजट को बिल्कुल नकारात्मक मानता हूं, और मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी कंट्री अगर वो तरक्की करना चाहता है तो पहले एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आप एफआईआई के पैसे से जो रिजर्व बना रहे हैं उससे फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, जिस दिन एफआईआई का पैसा वापस चला गया उस दिन हमारे यहाँ जो रिजर्व है वो घट जाएंगे। जयवीर जी, हम चाहेंगे आप जवाब दें इस पर। जी देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट की बात, जो ये आंकड़े दूसरी भाषा बोल रहे हैं, मैंने आपको बता, बेशक आप एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर उठा लीजिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो 2003 में, जयवीर जी, आंकड़ों के साधारण सा सवाल ये उठता है, क्या हालात बेहतर हुए हैं या फिर हालात खराब हुए हैं? आखिर सब्सिडी देनी क्यों पड़ रही है, आखिर ये छूट अब देनी क्यों पड़ रही है? इसी वजह से, क्योंकि हालात खराब हुए हैं, और अगर हालात खराब हुए हैं उद्योग के, तो 10 साल की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती यूपीए सरकार। मैं नहीं मानता हालात खराब हुए हैं। आप कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर उठा लीजिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर उठा लीजिए। एग्रीकल्चरल, अगर हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डबल हुई है, उनकी प्रोडक्शन डबल हुई है, स्टोरेज कैपेसिटीज हमने बढ़ की हैं, आप रेल उठा लीजिए, कुछ जहां मिलियन टनेज की बात करते थे वो कांग्रेस की वजह से आज हमारी टनेज कैपेसिटी 1 बिलियन हो गई है। आप अगर सड़कों की बात कर लीजिए, आप जौन सा मर्जी सेक्टर का रिपोर्ट का और 2013 को कंपेयर कर लीजिए। अभी आज चिदम्बरम जी ने एक काफी अच्छा समय लगाया कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान कहां पहुंचा है जी। तो आंकड़ों को एक पर्सपेक्टिव में देखें, दो इंडिया 2003 वर्सेस इंडिया 2014,
जयवीर जी, अगर बात की जाए 2010 और 2014 और 2003 की, तो जिस अंदाज में आप बता रहे हैं कि विकास काफी हुआ है, उस हिसाब से खुद वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि अब जो विकास दर है वो गिर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खैर, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यूपीए की सरकार ने इस बजट एक बड़ा दांव खेला है, सेनाओं के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान करके। सेना सर्विंग और रिटायर्ड जवानों और अफसरों को कैसे हो, कितना फायदा होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Aadhar Group proudly unveils a world of infinite possibilities at the business capital Greater Noida West. High-class business streets, retail space and villas. Aadhar Group. Let's talk business. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया वो शायद 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी देने का था। देश की तीनों सेनाएं करीब 1 दशक से इसके लिए जंग लड़ रही थी और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इसे मान लिया। विशेषज्ञों की माने तो सरकार का यह फैसला बेहद सही है, लेकिन टाइमिंग की वजह से वो निशाने पर है। वोट के बजट में सेना को चिदम्बरम ने क्या दिया? चुनाव से पहले क्यों हुआ 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान? वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वोट बटोरने का कोई भी इलाका छूट न जाए, इसलिए सेना को भी उस तोहफे से नवाजा जिसके लिए सेनाएं पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से जंग लड़ रही थी। चिदम्बरम ने पहले तो रक्षा बजट 10% बढ़ा दिया, यानी इस साल रक्षा बजट 2,24,000 करोड़ का कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान वित्त मंत्री किया 1 रैंक 1 पेंशन का। Honorable members are aware of the long-standing demand of defence forces for 1 rank 1 pension. It is an emotive issue, it has legal implications, and it has to be handled with great sensitivity. We need a young fighting force, we need young jawans, and we need young officers. We also need to take care of those who served in the defence forces only for a limited number of years. Government has therefore decided to walk the last mile and close the gap for all retirees in all ranks. क्या 1 रैंक 1 पेंशन के पीछे सेना का वोट बैंक है? सैनिकों के वोट पाने के लिए हुआ 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान। वन रैंक 1 पेंशन की जंग काफी वक्त से चल रही थी। सरकार ने इस बार इसे लागू भी कर दिया, लेकिन इस पर सवालिया निशान भी लगने शुरू हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव से पहले की टाइमिंग सवाल खड़े कर रही है। ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। इसमें आज सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और ये इसका बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा था। तो ये
तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो गलत है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसे, ये मैंने काफी जवानों से बात की है और वो जेसीओ से बात की है और वो कहते हैं कि जी अब 10 साल के बाद क्यों ये इन्होंने किया। हालांकि राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस जहां इसे सरकार की उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे देर से ही सही लेकिन अच्छा फैसला करार दे रहा है। बीजेपी अपने सेना के जवान पदाधिकारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए शुरू से लड़ती रही है, मांग करती रही है। बीजेपी की स्पष्ट मांग रही है, वर्षों से रही है, वन रैंक वन पेंशन को बिल्कुल इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसमें बुनियादी बात ये कि जो एक आंकड़ा पूरी दुनिया देख रही थी फिस्कल डेफिसिट का, वो जो एक लाल रेखा पिछले साल वित्त मंत्री ने खींची थी, उससे कम फिस्कल डेफिसिट की दर रही है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने पहल की है वन रैंक वन पेंशन को लेकर, दरअसल वन रैंक वन पेंशन की मांग इसलिए उठ रही थी क्योंकि एक रैंक के 2 अधिकारियों की पेंशन में बहुत फर्क आ रहा था। मान लीजिए कोई अफसर कर्नल के रैंक से 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, तो उनकी पेंशन होगी करीब 25,050 रुपए, जबकि 2006 के बाद कर्नल के रैंक से रिटायर हुए अफसर की पेंशन है 35,841 रुपए, यानी एक ही रैंक पर करीब 10,000 का अंतर। इसी तरह अगर 2006 से पहले कोई फौजी मेजर जनरल पद से रिटायर हुआ तो उसे सिर्फ 26,700 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि उससे जूनियर कर्नल रैंक का अधिकारी 2006 के बाद रिटायर हुआ तो उसे 9,000 रुपए ज्यादा यानी 35,841 रुपए पेंशन मिल रही है। इसी फर्क को लेकर रिटायर फौजी सरकार से नाराज चल रहे थे और एक रैंक एक पेंशन की मांग कर रहे थे। चुनावी माहौल को देखते हुए यूपीए की सरकार ने दांव खेल दिया है, क्योंकि देश के पास 13 लाख एक्टिव 24 लाख रिटायर्ड सैनिक हैं, जो वोट बैंक के लिहाज से एक बड़ा वर्ग है। आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो वन रैंक वन पेंशन की काफी पुरानी पूर्व सैनिक समय समय पर आंदोलन भी करते रहे थे और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी एक रैली में गए थे और वहां पूर्व सैनिकों की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया था। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, क्या सरकार की ये जो कोशिश है, ये कवायद है, ये अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से लागू हो पाया है और इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, ये रैंक वन पेंशन की मांग एक दशक से ज्यादा अरसे से जा रही है और यह सरकार एक दशक तक रही है। तो अगर वन रैंक वन पेंशन देना था और सैनिकों, पूर्व सैनिकों का इनको ख्याल था तो ये पहले ही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसी के साथ 2-3 और प्रश्न खड़े होते हैं। जी। पहली बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी काफी पहले पार्लियामेंट में भी और अपने और 2,000 रुपए की जो बढ़ोतरी है 12 महीने में, यह इतना कम है कि शायद हर सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन मिलना इस धनराशि में मुश्किल हो। जी। दूसरी बात यह है कि फोर्थ पे कमीशन की तमाम एनॉमलीज थी पूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है। और उसके लिए पूर्व सैनिक कोर्ट में गए थे। जी। और कोर्ट के ऑर्डर हो गए कि पूर्व सैनिकों को जो फोर्थ पे कमीशन की एनॉमली है वो दी जाए, लेकिन उस पर भी जब सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू किए गए उसके इम्प्लीमेंटेशन के, तो उसमें बड़ी खामियां पाई गई। ठीक है। और पूर्व सैनिकों को फिर भी कोर्ट जाना पड़ा और इसका सरकार ने अपील किया और विरोध किया। जी। तो मुझे लगता नहीं है कि इनकी जो भावनाएं थी, इस सरकार की भावनाएं पूर्व सैनिकों को मदद करने की, वो कायम रही हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, यहाँ एक सवाल हम आपसे आगे ये भी पूछेंगे कि सिर्फ यूपीए सरकार या उस वक्त की एनडीए सरकार
सरकार भी ऐसे मामलों में शामिल रही है और इस वन रैंक वन पेंशन को लटकाने की जिम्मेदार रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बहुत पहले से दबाव डाला था और जैसे ही इसका ऐलान किया गया, राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया और कहा कि सेना को समझना चाहिए कि सरकार उनका पूरा समर्थन करती है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं। बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। धन्यवाद। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश के जवानों को लगना चाहिए कि सरकार उनका कितना ख्याल रखती है। इस वक्त जबकि अब कुछ महीने बचे हैं चुनाव के, उस वक्त वन रैंक वन पेंशन की बात को लागू करना, भले ही सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया गया है और जिन आतंकवादियों का जिक्र किया है या फिर फंड की का जिक्र किया है उसे शायद दूर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी क्या ये पॉलिटिकल मैसेज सैनिकों को पहुंचेगा या फिर उन्हें ये लगेगा कि ये चुनावी है? देखिए, जहां तक सैनिकों का सवाल है, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं और न तो किसी पार्टी के लिए। और सैनिकों का जो पैट्रियाटिज्म है, उनकी जो देशभक्ति है, वह अलग तरीके की है और वह इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ साथ उनको भी सामाजिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परिवार चलाना होता है, उनको भी इसी समाज में रहना है।